हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था डैम्प्ड ऑसिलेशन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं क्या? देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो रेजिस्टिव फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, उसकी वजह से ऑसिलेशंस धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और बॉडी स्टॉप हो जाती है। लेकिन आपने देखा हो कभी आपकी जो वॉल क्लॉक में पेंडुलम है वो लगातार ऑसिलेट करता रहता है। तो वो कैसे ऑसिलेट करता है? उसको एक्सटर्नल कोई एनर्जी मिल रही है, उसको एक्सटर्नल कोई एनर्जी मिल रही है जिसकी वजह से यानी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करता रहता है। अब वो फोर्स किस टाइप का होना चाहिए? तो ये जो फोर्स की वजह से ऑसिलेशन हो रही है उसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और वो फोर्स किस टाइप का होना चाहिए ये बात करते हैं। अगर वो एक कांस्टेंट फोर्स है, मान लीजिए 5 न्यूटन 7 न्यूटन, कोई भी वैल्यू, ये लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो भाई ये आपका पेंडुलम है, इधर से 5 न्यूटन लगा रहे हो तो ये क्या होगा, इधर ही जाता रहेगा बस, क्योंकि 5 न्यूटन क्या है, आपका कांस्टेंट फोर्स है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये इधर ही जाता रहेगा, वापस तो आएगा ही नहीं, तो ऑसिलेशन होगी नहीं। तो यानी आप कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा सकते। फोर्स भी ऐसा होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज होती रहे, अभी इधर है फिर उसकी डायरेक्शन इधर हो जाए फिर इधर हो जाए। और ये क्या है, SHM है, इसको आप साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी से लिखते आए हो। तो यानी वो जो फोर्स होगा वो भी आपका कैसा होना चाहिए, समथिंग लाइक एफ नोट साइन ओमेगा टी या एफ नोट कोस ओमेगा टी। एफ नोट उसका एम्पलीट्यूड होगा और साइन या कोस के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो वो क्या करेगा, वो आपका SHM एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। और साइन और कोस क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो यानी ये फोर्स एफ नोट साइन ओमेगा टी या फिर एफ नोट कोस ओमेगा टी, इसको भी हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक फोर्स। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए आपको किस टाइप का फोर्स चाहिए, पीरियोडिक फोर्स चाहिए। कांस्टेंट फोर्स से आपकी फोर्स्ड ऑसिलेशन नहीं होंगी। तो चलिए लिखते हैं, when an external periodic force is applied to a body, when an external periodic force is applied to a body, okay, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जब आप लगाएंगे बॉडी पर क्या होगा। तो देखिए, ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है इसके जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी होगी उससे। ठीक, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी वो हो सकता है ओमेगा 1 हो और आपके पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 हो, तो वो दोनों अलग अलग होंगी। तो फिर क्या होगा, बॉडी किससे ऑसिलेट करेगी, ओमेगा 1 से या ओमेगा 2 से फोर्स लगने के बाद। तो शुरू में बॉडी चाहेगी ओमेगा 1 अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना, फोर्स चाहेगा कि वो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2 से ऑसिलेट करे। तो शुरू में कुछ देर क्या होगा, जो ऑसिलेशंस होंगी वो अनस्टेबल होंगी, एंड देन फाइनली इट विल सेटल डाउन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स। तो कुछ देर बाद बॉडी विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स। और ये जो ऑसिलेशंस हैं विच आर मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, दीज आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ओके, तो व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। द फ्रीक्वेंसी of force will be different from natural frequency of body। okay? बहुत रेयर केस में होगा कि फोर्स की
फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी सेम हो, तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बॉडी विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी, जो कि पीरियोडिक फोर्स की भी वही वैल्यू है और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की भी वही वैल्यू है। तो उसमें तो कोई अपोजिशन, किसी तरह का कोई अनस्टेबिलिटी का चांसेस ही नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट है, फोर्स की फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, तो क्या होगा, हम उस सिचुएशन को लिख रहे हैं, विल बी डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। In the beginning, body tries to oscillate with its natural frequency. In the beginning, body tries to oscillate with its natural frequency. Body tries to oscillate with its natural frequency while the external periodic force tries to impose, while the external periodic force tries to impose what? Force on frequency, right? Tries to impose its own frequency on the body. Tries to impose its own frequency on the body. तो वो बॉडी पर अपनी फ्रीक्वेंसी इंपोज करने की कोशिश करता है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो फॉर सम टाइम बॉडी हैज इरेगुलर ऑसिलेशंस, कुछ देर तो क्या हुआ, इरेगुलर ऑसिलेशंस होंगी। फॉर सम टाइम बॉडी हैज इरेगुलर ऑसिलेशंस। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जो पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। एंड फाइनली द बॉडी इज फोर्स्ड टू ऑसिलेट, एंड फाइनली द बॉडी is forced to oscillate. Finally, the body is forced to oscillate with the frequency of external periodic force. With the frequency of external periodic force. These oscillations are called forced oscillations. These oscillations are called forced oscillations. तो स्टूडेंट ये है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अब ये जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो मैक्सिमम होगा और उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी मैक्सिमम। एट ए particular value of frequency amplitude of oscillation will be maximum. Amplitude of oscillation will be maximum and this frequency is called resonance frequency.
एंड maximum and this frequency is called resonance frequency। तो स्टूडेंट ये है डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक फोर्स्ड ऑसिलेशन का, और इसके साथ ही हमारा जो ऑसिलेशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इसके न्यूमेरिकल कीजिए। ये चैप्टर आपके स्कूल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एंट्रेंस के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो सेकंड बुक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।